Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, sir. Good morning. Morning. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग Good morning, sir. कैसा गया कल का स्कोर टेस्ट? कोई जवाब नहीं। सर पेपर 1 अच्छा गया, पेपर 2 बुरा गया। हाँ सर। पेपर 2 डरावना था क्या? हाँ सर। पेपर पोस्ट कर दिया मैंने ग्रुप पे आपके लिए विद आंसर्स एंड आंसर की। तो क्लास के बाद मेरे को अपने स्कोर से रिपोर्ट करेंगे एक बार क्या बन रहे हैं। स्कोर्स आ गए क्या? हाँ सर। आ गए सी सेट पे स्कोर? स्कोर पोस्ट करो अपने अपने ग्रुप पे। और स्कोर आगे जो प्रॉपर स्कोर पेपर होने वाले हैं उसका शेड्यूल मिल गया ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो उसको फोकस में रखते हुए अब अपना रिवीजन प्लान चलेगा सारा। तो मैं उसका अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा स्कोर टेस्ट का शेड्यूल। तो उसके अकॉर्डिंग रिवीजन प्लान चलेगा। तो उसमें पहले टेस्ट में हमारा सेमीकंडक्टर्स आ रहा है और मॉडर्न फिजिक्स आ रहा है और थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है, राइट। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले पहले मैं आई विल टारगेटिंग ये सारे टॉपिक्स मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ। तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको प्रॉपर लेक्चर्स मिल जाए थर्मोडायनेमिक्स के रिवीजन के लिए। आई विल मेक श्योर कि वो अरेंजमेंट हो जाए उससे पहले पहले, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सेमीकंडक्टर से स्टार्ट करेंगे। अनीश आपकी पहली क्लास है आज की, मतलब मेरे साथ। हाँ सर, मैंने एक क्लास पहले अटेंड किया था, लेकिन उस बार हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक। अच्छा, तो उस टाइम मुझे पता नहीं चला होगा, आपने कुछ बोला नहीं होगा। ईएमआई पे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो मतलब थियोरी वाइज ये मेरा पहला लेक्चर है। ठीक है। तो सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे। ये जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें आपको बहुत सारी थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको याद भी रखनी पड़ेगी। शायद सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आपने सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हो, तो मतलब रिलेट कर पाएंगे जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। और नोट्स बनाएंगे बिल्कुल ध्यान से बैठ के। तो बी अलर्ट, कॉपी ले लें, पेन ले लें, नहीं तो बाद में दोबारा से लेक्चर देखेंगे स्किप हो जाएगा तो दैट विल वेस्ट योर टाइम। तो कोशिश करें कि अभी की अभी सारी चीज़ें नोट करके चलें, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स को यहाँ पर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स किसको बोलते हैं? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में बोला जाए तो कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल टेम्परेचर्स। ये साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट ऑल टेम्परेचर्स। और जेई मेन और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहूँगा कि आप लोग डेटा याद करें। तो रेफर द टेक्स्ट बुक टू मेमोराइज द डेटा कि इनकी रेजिस्टिविटी रेंज क्या होती है। तो कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल टेम्परेचर। ये तो ऑब्वियस ही बात है, किसी से भी पूछोगे तो वो यही जवाब देगा कि कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इनका इंक्रीज कर जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ऐसी रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में आपने पढ़ी होगी, R = R0 × 1 + अल्फा T +
बीटा टी स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस अल्फा टी ले लेते हैं, लीनियर वेरिएशन एज्यूम कर लेते हैं ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर, बट यूजुअली ये एक सीरीज होती है 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब एंड सो ऑन, ऐसा चलता है ये, राइट। तो आर टीज आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। और इसका सिंपल रीजन अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है रेजिस्टिविटी का, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में हमने रेजिस्टिविटी का एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, it is m upon n e square tau, where m is, क्या होता है m, क्या होता है m, mass of electrons, n is number of free electrons per density, unit volume. yes, number density of free electrons, free electrons मतलब जो कंडक्टर के अंदर फ्री हैं मूव करने के लिए, e is the charge of an electron, and what is tau, Average relaxation time. it is average relaxation time, मतलब दो collisions के बीच में time period. on an average the time gap between two successive collisions. अब what happens is in case of conductors, मास एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये तो है, ये चार्ज एक फिक्स्ड वैल्यू है। इन केस ऑफ कंडक्टर्स द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इट डज नॉट डिपेंड on the temperature of the conductor, but the average relaxation time is of course a function of the temperature, and if we increase the temperature, then the RMS speed of the electrons will increase, or mean speed of the electrons will increase, whatever जो भी, अगर गैसियस मॉडल की बात करें तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय आरएमएस स्पीड बोलते हैं, और ये वाली वैल्यू हमारी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज कर जाती है, जिससे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है, और उसकी वजह से रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। एज, एक मिनट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन थर्मल स्पीड, इसकी वजह से रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे थे? सर टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ना, तो हम वी एवरेज क्यों नहीं लेते, वी आरएमएस इंस्टेड ऑफ वी आरएमएस? बिकॉज जो एवरेज, जो हमारी स्पीड होती है एक्चुअली वो हम काइनेटिक एनर्जी से ही कैलकुलेट करना पसंद करते हैं, अदरवाइज इसमें एवरेज स्पीड भी ली जा सकती है, इनफैक्ट इसमें एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी लेनी चाहिए, इसमें एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी लेनी चाहिए, बट यूजुअली जो हम एवरेज लेते हैं वो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज लेकर लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी में वी स्क्वायर आता है, इसलिए वी स्क्वायर की एवरेज यूज करते हैं। तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज कर जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती चली जाएगी। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है, और कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं मेटालिक कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके ऑल ऑफ ए सडन जीरो को फॉल कर जाती है, और यहाँ पे ये सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। तो इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमारा कन्वर्जन हो जाता है और कंडक्टर हमारा सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल मेरे को याद है, मरकरी के लिए ये टेम्परेचर हमारा 4.2 केल्विन आता है, तो एट अ टेम्परेचर ऑफ 4.2 केल्विन एक मरकरी जो है वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज कंडक्टर्स, इस कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स को हम कंडक्टर्स बोलते हैं। नोट कर लिया यहाँ तक, या कुछ लिखने वाला रह गया है?
हाँ जी, सर क्या आप रिपीट कर सकते हैं सुपर कंडक्टर क्या है? तो जब हम कंडक्टर्स का टेम्परेचर डिक्रीज करते जाते हैं, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती जाती है. इन केस ऑफ सम कंडक्टर्स वी फाइंड दैट द रेजिस्टिविटी reduces to zero at a certain low value of temperature. So when the resistivity becomes zero, then we call it as a superconductor. ओके सर, और वो TC इक्वल टू 4.2 केल्विन किस मटेरियल के लिए है? मरकरी. हाँ. ठीक है, चलें आगे. Yes, sir. So that was about conductors. Then we talk about insulators. So insulators are bad conductors of electricity at all temperatures. Insulators are bad conductors of electricity at all temperatures. As temperature increases, their resistivity decreases, but there is no appreciable change, so that they remain poor conductors at all temperature. ठीक है. अब हम बात करते हैं एक स्पेशल कैटेगरी के सब्सटेंस की, एंड दैट इज सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स के बारे में की पॉइंट्स: दे आर वेरी पुअर कंडक्टर at low temperature, moderate conductors. मॉडरेट का मतलब है इनकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो समवेयर इन बिटवीन लाई करती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के. दे आर मॉडरेट कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर. देयर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज exponentially with increase in temperature. At 0 Kelvin, they will be like pure insulators. तो सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी मॉडरेट होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, ये एक बात. लेकिन सेमीकंडक्टर की जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. कंडक्टर से रिवर्स बिहेवियर है. इंसुलेटर्स का बिहेवियर भी कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन उनका जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है रेजिस्टिविटी में वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा. देयर इज नो एप्रिशिएबल चेंज इन देयर केस. अगर मैं इनकी रेजिस्टिविटी को टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लॉट करूं तो देयर रेजिस्टिविटी गोज लाइक दिस. जीरो का अप्रोच नहीं करेगी, बट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती जाएगी. या इनकी कंडक्टिविटी का ग्राफ बनाऊं तो इनकी कंडक्टिविटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है.
It is something of the form sigma is equal to sigma naught 1 माइनस, ऐसा तो नहीं आएगा। इनके लिए अभी बताता हूँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी समझते हैं कैसा आएगा। ये कुछ ऐसा होना चाहिए, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट ई रेज टू पावर माइनस सम कांस्टेंट बाय टी। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा क्या? देखो, क्यों भाई? हाँ सर। इनफैक्ट ये जो सी है इसको भी प्रॉपर लिख देते हैं हम, क्योंकि आपने टर्मिनोलॉजी शायद सुनी होगी। तो इट इज माइनस ऑफ ई जी बाय के टी, वेयर टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, where T is absolute temperature, Eg is the energy gap between the valence band and conduction band। क्या आपने सुना है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में? Yes, sir. केमिस्ट्री में? सर वो फिजिक्स में भी जब वो हीट वगैरह स्टार्ट किया था तब बताया था कि मतलब इंट्रोडक्शन दिया था कि ऐसा पढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर, ओके। तब बताया। K is Boltzmann constant, which is R by N. R is gas constant, N is Avogadro's number 1.38 into 10 to the minus 23 जूल पर केल्विन इसकी वैल्यू। नोट किया यहां तक? हाँ सर। ठीक है, स्क्रीन क्लियर कर दूं? एक मिनट सर। सर 2 मिनट। सर ईजी क्या है, फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? Eg is the energy gap और गैप एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अभी ये वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी आपको। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा क्या आपने इसके बारे में कुछ? कोई नहीं, आई विल कम टू दैट थिंग, मैं समझाऊंगा अभी। नोट कर लिया यहाँ तक तो चलें आगे। डन सर। चलिए ठीक।
तो नाउ विल ट्राई टू डेवलप एन आइडिया कि क्यों कंडक्टर्स का और इंसुलेटर्स का और सेमीकंडक्टर्स का बिहेवियर ऐसा होता है ऑन दी बेसिस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंडक्टर्स। तो बॉन्डिंग के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करने की थ्योरी की कोशिश करेंगे। तो देखो मेरा बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग नहीं है, बीइंग अ फिजिक्स टीचर मुझे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो टेक्निकल टर्म्स मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, जितना मुझे मालूम है उसके बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कंडक्टर्स जो होते हैं यूजुअली आप देखेंगे तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है। तो व्हाट इज मेटालिक बॉन्डिंग? कौन बताएगा आप में से मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है? हाँ जी, अनवे। मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होता है, जब बहुत सारे, जैसे जिंक का सॉलिड बन रहा है, तो जिंक का जब सॉलिड बनता है तो जब सारे जिंक एटम्स एक दूसरे के आसपास आके जिंक का मेटल बनाते हैं तो वो सभी अपने अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर जाते हैं और खुद एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल बन जाते हैं। और ऐसा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ाता हूँ कि मेटल को आपने कैसे विजुलाइज करना है कि एक पॉजिटिव चार्ज का सॉलिड ऑब्जेक्ट है विच इज द पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स फॉर्म्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग एटम्स। पार्टिसिपेटिंग एटम्स अपने अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर जाते हैं और खुद एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय देम and these outermost electrons which are lost by them form a cloud of electrons which is like holding them together। तो अब जब ये एक सॉलिड बना लेते हैं तो इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने लूज कर दिए, उसमें ये डिस्टिंक्शन नहीं रहते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसने कंट्रीब्यूट किया था। मतलब ये फिक्स नहीं रहता कि अब ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इसी पर्टिकुलर एटम से बाउंड है। वो पूरे सॉलिड के साथ बाउंड है लेकिन इट इज नॉट फोर्स्ड टू स्टे विद वन एटम। तो वो जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हमारा यहाँ पर बन जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हेन वी से दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स दे आर फ्री टू मूव इनसाइड द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। there is no foundation on them that they need to stay with one particular atom। तो जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है उसके अंदर हमारे पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं विच आर फ्री टू मूव इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें एग्जिस्ट करता है। तो एक n नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इसमें काफी लार्ज होता है। और जब हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे नंबर डेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक गैसियस मॉडल की तरह बिहेव करता है जिनकी मीन स्पीड या आरएमएस स्पीड डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी एवरेज थर्मल स्पीड बढ़ जाती है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है और रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कंडक्टर्स। अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स कोवलेंटली बॉन्डेड सॉलिड्स होते हैं और जो कोवलेंटली बॉन्डेड सॉलिड्स होते हैं उसमें जितने भी आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब ने बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो डिफरेंट एटम्स ने एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग की हुई है और सभी एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रखा है कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में। और अगर ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग इनफ हैं, दैट मीन्स दीज इलेक्ट्रॉन्स रिमेन टाइटली बाउंड टू दी शेयरिंग एटम्स। और ये कोवलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट है और कंडक्टिविटी जीरो है। तो अगर n जीरो है तो रेजिस्टिविटी इज इनफाइनाइट
and the electrical conductivity is 0. तो अगर हम बात करें 0 केल्विन की तो देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल एट ऑल, और उसकी वजह से इनकी रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द बॉन्ड्स में ब्रेक एंड द रिलीज इलेक्ट्रॉन्स में मूव टू इंटरस्टिशियल वर्ड्स। डिफेक्ट्स बोलते हैं इसको केमिस्ट्री में ना। कौन से डिफेक्ट होते हैं ये? फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको? इंटरस्टिशियल वर्ड में अगर हमारे बॉन्डेड चीजें बॉन्ड छोड़ के अगर इंटरस्टिशियल वर्ड में चली जाती हैं तो as temperature increases some of the bonds might break and electrons may be released। लेकिन इंसुलेटर्स के अंदर ये बॉन्ड्स जो होते हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये जो फिनोमिनन है बॉन्ड्स के ब्रेक करने का बहुत रेयर होता है। इसलिए इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज तो करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, लेकिन एप्रिशिएबल चेंज नहीं आता, और दे रिमेन पुअर कंडक्टर एट ऑल टेम्परेचर्स। नोट किया यहाँ तक? कुछ देखना पीछे वाला, ऊपर वाला नोट कर लिया कंडक्टर्स वाला? सर आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो? डन सर। इंसुलेटर्स वाला पार्ट हो गया सर। सबने कर लिया? सर 2 मिनट। यस डन सर। ठीक है। तो हम बात करते हैं इंसुलेटर्स के बाद सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर्स भी कोवलेंटली बॉन्डेड सॉलिड्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स भी कोवलेंटली बॉन्डेड सॉलिड्स होते हैं, लेकिन उनके जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं होते। तो अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं, आई विल टेक एन एग्जांपल नाउ, प्रॉपर एग्जांपल। सेमीकंडक्टर्स में जैसे सिलिकॉन की बात करता हूं, तो सिलिकॉन का जो सॉलिड होता है वो एक टेट्रावेलेंट, सिलिकॉन टेट्रावेलेंट है, इसकी 4 वैलेंसी है। तो अगर मैं सिलिकॉन के सॉलिड की बात करूं तो उसमें जो सिलिकॉन एटम्स हैं, जितने भी सिलिकॉन एटम्स हैं, हर एक सिलिकॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है उनकी बॉन्डिंग की हुई है। 4 नेबरिंग एटम्स के साथ उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ। नाउ व्हाट हैपेंस इज इन केस ऑफ दिस सिलिकॉन, दीज आर कोवलेंट बॉन्ड्स बट देयर स्ट्रेंथ is not as high as the case of insulators। तो इनकी जो कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिवली वीकर होती है। तो इसमें क्या होता है समझेंगे
at 0 Kelvin there are no free electrons, number density of electrons per unit volume is 0, and their resistivity is infinite. Their resistivity is infinite and their conductivity is 0. This is at 0 Kelvin, so they behave like pure insulator. ये बातें याद रखनी है छोटी छोटी. At 0 Kelvin a semiconductor behaves like a pure insulator, but at room temperature many of the bonds are broken. Many of the bonds are broken so that there are free electrons in the interstitial voids. तो कोई बॉन्ड यहां से ब्रेक कर गया, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर गया और यहां से जो रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन है वो इंटरस्टिशियल वॉइड में चला गया. एक ये बॉन्ड ब्रेक कर गया और यहां से रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल वॉइड में चला गया. सो सेमीकंडक्टर्स में रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड्स ब्रेक कर चुके होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंटरस्टिशियल वॉइड में आ जाते हैं. बट दैट डज नॉट मीन कि n इज वेरी हाई, लेकिन इनकी नंबर डेंसिटी एक मॉडरेट वैल्यू पे लाई करती है. कंडक्टर से काफी कम होती है लेकिन इंसुलेटर से काफी ज्यादा होती है. तो इसकी वजह से अपने को वो कंपैरेटिवली बेटर कंडक्टर दिखाई देते हैं इंसुलेटर्स के मुकाबले में. कंडक्टर्स जितने अच्छे, मेटल्स जितने अच्छे कंडक्टर तो नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली बेटर कंडक्टर दिखाई देते हैं एज कंपेयर्ड विद इंसुलेटर्स. और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जाता है, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू जंप फ्रॉम द बॉन्डेड साइट्स टू द इंटरस्टिशियल वर्ड्स. इनफैक्ट वो जो मैंने रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी का एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लिखा था वो यहाँ से आता है, दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर एबल टू जंप leaving their bonded sites to interstitial words is given by n is equal to n naught e raised to power minus eg by kt. What is eg? Eg is the energy gap. It is the amount of energy required for an electron to leave the bonded site and jump to interstitial void. सो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, दोनों में लगेगा. ये जो एनर्जी गैप है, अगर ये एनर्जी गैप हमारा लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है तो वो सेमीकंडक्टर कहलाता है, और ये एनर्जी गैप अगर हमारा ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है तो वो इंसुलेटर कहलाता है. तो ये एक बाउंड्री लाइन डिसाइड की हुई है. इफ दिस एनर्जी गैप, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम बॉन्डेड साइट टू इंटरस्टिशियल वॉइड, अगर ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है तो वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता हुआ माना जाएगा, और अगर ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता हुआ माना जाएगा. ये एक बाउंड्री लाइन हमने डिसाइड की हुई है. यूजुअली जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो उसमें ये जो एनर्जी गैप है ये 0.7 वोल्ट आता है सिलिकॉन के केस में, और 1 वोल्ट के आसपास आता है. 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है यूजुअली आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम में. और ज्यादातर इंसुलेटर्स में ये एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है. हमने बाउंड्री डिसाइड की हुई है 3 के आसपास.
सर थोड़ा लेफ्ट में ले सकते हैं? ठीक है, तो हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला एक हमने लिखा हुआ है, रो इज m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। तो यही दो फैक्टर्स हैं जो वेरी कर सकते हैं। इन केस ऑफ कंडक्टर्स n डोमिनेट करता है, सॉरी n आपका फिक्स रहता है, तो डिसाइडिंग फैक्टर केवल टाउ होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा और रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स टाउ का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, बिकॉज नंबर डेंसिटी बहुत कम है। तो इट इज नॉट दी कोलिजन्स विच आर गोइंग टू डिसाइड की रेजिस्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उसमें ये इफेक्ट डोमिनेट करता है। कंडक्टर्स में ये वेरी ही नहीं करता है, लेकिन इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर्स में ये बहुत लार्ज तरीके से वेरी करता है। तो इसकी वेरिएशन की वजह से अपने को मेनली डोमिनेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, चलें आगे, नोट कर लिया? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब मैं इसके बाद एक और पिक्चर प्रेजेंट करूंगा, देन आई विल कम बैक टू दिस थ्योरी अगेन। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करने वाली हैं। एनर्जी बैंड्स के बारे में बात करनी है मुझे। एनर्जी बैंड्स के बारे में हल्का सा एक आइडिया आपको मुझे देना है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वो शायद केमिकल बॉन्डिंग में ऐसा कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाता हो। तो जैसे हम बात करते हैं किसी भी एटम के अंदर प्रॉपर एनर्जी लेवल्स होते हैं। अगर मैं जिंक की बात करूं, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 30। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 2 4 6 10 2 12 6 18 4s2 3d10 3d10। तो इसमें अगर मैं एनर्जी लेवल्स बनाऊं तो एक 1s का एनर्जी लेवल है। इस 1s के एनर्जी लेवल में दो क्वांटम स्टेट्स हैं, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों ऑक्यूपाइड हैं। एक 2s का एनर्जी लेवल है, उसके अंदर दो क्वांटम स्टेट्स हैं, दोनों ऑक्यूपाइड हैं। एक 2p का एनर्जी लेवल है, 6 क्वांटम स्टेट्स हैं, सारी ऑक्यूपाइड हैं। 3s का एनर्जी लेवल है, 3p का एनर्जी लेवल है, 3d का एनर्जी लेवल और 4s का एनर्जी लेवल है। तो इसका आउटर मोस्ट हमारा 4s का एनर्जी लेवल है और उसमें दो क्वांटम स्टेट्स हैं, दोनों ऑक्यूपाइड हैं। तो ऐसा कुछ रहता है, राइट। तो ये एक सिंगल एटम के लिए इस तरीके के एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब जिंक का सॉलिड बनता है, तो जब एक सिंगल एटम के एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, तो एक सिंगल एटम में उसके अपने जो सेंटर पे न्यूक्लियस है
उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और उनके ये एनर्जी लेवल्स हैं। बट जब एक जिंक सॉलिड बनता है तो बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के पास आके जिंक का सॉलिड बनाते हैं, और जब ये सारे एटम्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो एक पर्टिकुलर एटम के इलेक्ट्रॉन्स पे अब केवल उन्हीं के न्यूक्लियस का फोर्स नहीं लगा रहा है, उसके सराउंडिंग जितने जिंक के एटम्स होंगे उन सब के न्यूक्लियस की वजह से भी फोर्सेस लग रही होंगी। तो उस म्यूचुअल इंटरेक्शन डेवलप होने की वजह से इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, और उस मॉडिफिकेशन का इफेक्ट क्या होता है कि ये जो वननेस में दो क्वांटम स्टेट्स थी ये दोनों आइडेंटिकल रहने की बजाय ये स्प्लिट कर जाती है और इनके अंदर एक स्लाइट डिफरेंस आ जाता है एनर्जी का। तो जहाँ पे पहले वननेस में मेरे को एक एनर्जी लेवल दिखाई दे रहा था, वहां पे अब मेरे को एक ग्रुप ऑफ दो एनर्जी लेवल दिखाई देगा। ऐसे ही 2s में ग्रुप ऑफ दो एनर्जी लेवल दिखाई देगा। फिर 2p में 6 एनर्जी लेवल्स का ग्रुप दिखाई देगा मुझे। ऐसे ही 3s के अंदर दो एनर्जी लेवल्स का, 3p में 6 का, 3d में 10 का, और 4s में 2 का, और 4p में 6 का। ये जो एनर्जी लेवल है ये पूरा ऑक्यूपाइड है, भरा हुआ है। ये जो एनर्जी लेवल है ये पूरा ऑक्यूपाइड है, भरा हुआ है। ये एनर्जी लेवल पूरा ऑक्यूपाइड है, भरा हुआ है। ये एनर्जी लेवल पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड है, फिल्ड है। ये पूरा का पूरा फिल्ड है। ये पूरा फिल्ड है। ये पूरा फिल्ड है, लेकिन ये खाली है। जो 4p है वो एनर्जी लेवल खाली है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब जिंक के एटम की बात करते हैं फिर तो 4s और 4p। अच्छा, एक तो पहले मैं यहाँ पे ये बात कर देता हूँ, इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल और इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। तो ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। A group of closely spaced energy levels is called एनर्जी बैंड। ठीक है, तो सॉलिड्स के अंदर एनर्जी बैंड्स होते हैं, सिंगल एटम में एनर्जी लेवल्स होते हैं, सॉलिड्स के अंदर एनर्जी बैंड्स होते हैं। और जो हमारा हाईएस्ट कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी लेवल होता है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। हाईएस्ट completely filled energy level is called valence band, and the band just above the valence band is called the conduction band. The band, the group of energy levels, conduction band में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है लेकिन एनर्जी लेवल तो एग्जिस्ट करता ही है ना। मतलब 4p में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बट 4p एनर्जी लेवल तो एग्जिस्ट करता ही है। तो ये जो 4p का एनर्जी बैंड है ये हमारा वैलेंस बैंड से ऊपर, जस्ट अबव द बैंड, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बात करता हूं।
ठीक है जी, चलें आगे। सर 1 मिनट। डन सर। सबने कर लिया? सर एक मिनट। नो, एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे देखो जरा, ये जो पिक्चर है ये थोड़ी सी मैंने गलत बनाई है। जब जिंक का एटम होता है तो 4s और 4p हैव डिस्टिंक्ट एनर्जीज, लेकिन जब जिंक सॉलिड बनता है तो 4s स्प्लिट करता है एक ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स में, 4p स्प्लिट करता है एक ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स में। तो और ये जो 4s और 4p हैं, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। तो 4s और 4p एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, तो देर इज नो गैप ऑफ एनर्जी बिटवीन the valence band and the conduction band, and therefore the electrons which occupied the 4s energy states, they have free energy levels of 4p, and there is no energy gap between them. That means these 4s and electrons, they can always move to these empty energy levels. दिस इज व्हाट हैपेंस इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्मेशन। जब जिंक का सॉलिड बनता है तो सारे अपने अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर जाते हैं और वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। फ्री क्यों हो जाते हैं मूव करने के लिए? बिकॉज उनके पास जितनी उनकी प्रेजेंट एनर्जी है उसी के कंपैरेटिव एनर्जी के उनके पास एनर्जी लेवल्स अवेलेबल है मूव करने के लिए। वी ऑल वेरी वेल अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज वेल डिफाइंड होती हैं और वो किसी खास एनर्जी के लेवल में ही घूम सकते हैं। बट जब ये एनर्जी बैंड्स बन जाते हैं तो इतने स्लाइट डिफरेंसेस के साथ हमारे पास एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं कि भैया वो इस एनर्जी लेवल में भी रह सकता है, इस एनर्जी लेवल में भी रह सकता है। तो वो एक हमारी क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है। तो जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं 4s के, दे हैव एम्प्टी एनर्जी लेवल्स जस्ट अबव देम एंड देयर इज नो स्पेशल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ऑन टू दैट लेवल। सो ये एनर्जी बैंड के लेवल पे पिक्चर है, और जो पहले मैंने वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाली पिक्चर थी वो नॉर्मल बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे थी। तो इन दोनों को आपस में आपको रिलेट करना आना चाहिए। तो अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे, दे हैव बिकम फ्री एंड दे कैन मूव इजीली। और किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर। दैट इज व्हाई द नेम कंडक्शन बैंड। If electrons are present in the conduction band, if the electrons are present in the conduction band, it becomes a conductor, because conduction band में फ्री स्पेस है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आ गए मतलब उनके पास फ्री एनर्जी लेवल्स हैं जिसमें वो इधर से उधर जा सकते हैं, तो वो कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। तो जिंक के अंदर शुरुआत से ही, जब जिंक का सॉलिड बना था तब से ही कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं, और उस केस में वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। इन केस ऑफ कंडक्टर्स जनरली दो पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती हैं। एक पॉसिबिलिटी होती है वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप भी है जो कि जीरो नहीं है, लेकिन पहले से ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मतलब उनका जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है वो पार्शियली फिल हुआ, वो कंप्लीटली फिल हुआ ही नहीं। ऐसा आपको देखने को मिल सकता है किसी और सब्सटेंस के अंदर, जैसे कि सोडियम में, आई गेस सोडियम में ऐसा होता है। बिलीव सोडियम क्या होता है, कितना होता है, 11 1s2
2s2, 2p6 और 3s1, राइट। तो इनका जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल बनने वाला है, 3s का एनर्जी बैंड बनने वाला है, वो पार्शियली फिल्ड होने वाला है, और 2p जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होने वाला है। तो 2p कहलाएगा इनका वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड के ऊपर वाला कहलाएगा कंडक्शन बैंड, और इनका कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है और पार्शियली एम्प्टी है। तो इट बिकम्स अ कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के पास फ्री स्पेस है मूव आउट करने के लिए। या फिर जो मैंने जिंक वाला एग्जांपल दिया, जिसमें हमारा वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है 3s2 वाला, कंडक्शन बैंड खाली है 3p वाला, सॉरी 4s वाला, 4s और 4p की बात हो रही थी, लेकिन जो 4s है वो 4p के साथ ओवरलैप कर जाता है, और इसकी वजह से इसके अंदर अच्छी कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। तो आपको ये लॉजिक, ये थियोरेटिकल पॉइंट याद रखना। इन केस ऑफ कंडक्टर्स देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। वैलेंस बैंड तो कंप्लीटली फिल्ड होता ही है, मतलब बोलते ही उसको वैलेंस बैंड है, जो सबसे हाईएस्ट कंप्लीटली फिल्ड होता है। लिखा मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो, हाईएस्ट कंप्लीटली फिल्ड। कंडक्शन बैंड अगर पार्शियली फिल हो गया तो कंडक्टर बन जाएगा, या कंडक्शन बैंड खाली है बट वो वैलेंस बैंड से ओवरलैप कर गया। तो इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, हाईएस्ट एनर्जी लेवल कंप्लीटली फिल्ड वाला वैलेंस बैंड, और उसके बाद कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड इज ऑब्वियसली कंप्लीटली फिल्ड, conduction band is empty, and this energy gap is greater than 3 electron volt. बेसिकली इंसुलेटर्स कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड्स होते हैं, तो इनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सबने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया हुआ है, और वो सब बॉन्डेड साइट्स के अंदर फिक्स्ड हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वैलेंस बैंड कहलाएगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्मल एक्साइटेशन की वजह से जंप करके बॉन्ड की साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल वर्ड में चला गया, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कंडक्शन बैंड में चला गया। तो इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड हमारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कंडक्शन बैंड हमारा उन इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इंटरस्टिशियल वॉइड्स में प्रेजेंट हैं। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके बॉन्डेड साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल वॉइड में चला गया, दैट मीन्स उसने वैलेंस बैंड को छोड़ दिया और कंडक्शन बैंड में चला गया। तो ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड जंप टू कंडक्शन बैंड। और इसका दूसरा मतलब ये है कि उसके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ गया, एक बॉन्ड ब्रेक कर गया, और वहां से रिलीज होने वाला इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल वॉइड में चला गया। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इंटरस्टिशियल वॉइड वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर क्या आप Na का एग्जांपल फिर से बता सकते हैं क्या? मतलब Na में Eg बहुत स्मॉल है क्या? Na में 3s और 3p ओवरलैप ही कर जाते हैं जब एनर्जी बैंड बनता है तो। ओके, लेकिन NS में Na में नहीं, Na Na में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट Eg। Na में कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, सो वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट Eg। अच्छा हाँ। सोडियम में 3s1 पार्शियली फिल्ड है ना, तो कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। हाँ सर, गॉट इट, गॉट इट। हाँ जी, कुछ नोट करने वाला रह गया? सर एक मिनट।
डन सर। सबने कर लिया नोट? चले यस सर। यस चलिए। सो ये थ्योरेटिकल आइडिया होगा कि व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड व्हाई डू दे शो अ पिक्यूलियर बिहेवियर इन विच वी सी कि उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, और एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हमें समझ में आता है कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स के बिहेवियर के बारे में, और थोड़ी सी बात करेंगे। तो एक मिनट, मैंने इरेज कर दिया सर। हाँ, मैं इस पिक्चर पे वापस आ जाता हूँ। तो इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो सिलिकॉन का जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, वो एक टेट्रावेलेंट सॉलिड है, और इस टेट्रावेलेंट सॉलिड के अंदर 0 केल्विन पे ऑल बॉन्ड्स आर इंटैक्ट एंड देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द इंटरस्टिशियल वॉइड। लेकिन रूम टेम्परेचर पे कुछ बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं और वहां से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स इंटरस्टिशियल वॉइड्स में मूव कर जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूँ, and I try to generate an electric field E. So when I apply an electric field E, then these electrons, they will experience a force towards the positive terminal. तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे इधर फोर्स लगेगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक वर्ड से दूसरे वर्ड में जंप करके मूव कर सकते हैं हमारे कंडक्टर के अंदर, और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट अपने को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, एक फ्लो ऑफ चार्ज अपने को देखने को मिलने वाला है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। ये जो मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पर भी फोर्स लगा रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड में प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड में प्रेजेंट है, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ। ऑरेंज वाले इलेक्ट्रॉन मेरे इंटरस्टिशियल वर्ड में है, और ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। इस पर भी फोर्स लग रही है टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड इसकी प्रेजेंट एनर्जी लेवल के कंपैरिजन का एक एनर्जी लेवल यहाँ पर खाली पड़ा है, बिकॉज वहां से इलेक्ट्रॉन चला गया था। तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए इस जगह से इस जगह जंप करने के लिए। तो इट कैन जंप आफ्टर अब्सॉर्बिंग द एनर्जी फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट इंटरस्टिशियल वॉइड। तो यहाँ पे दो तरीके का इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको देखने को मिलने वाला है। एक इलेक्ट्रॉन्स जो इंटरस्टिशियल वर्ड में वो एक वर्ड से दूसरे वर्ड में, दूसरे वर्ड से तीसरे वर्ड में जंप करेंगे। एक उन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मिलने वाला है जो बॉन्डेड साइट में, लेकिन उनके नेबरहुड में एक बॉन्डेड साइट खाली पड़ी है और वो वहां से जंप कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ से यहाँ जंप हो सकता है और यहाँ से यहाँ जंप हो सकता है। तो अपने को सेमीकंडक्टर्स में दो टाइप का इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मिलने वाला है, एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इंटरस्टिशियल वॉइड्स, एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डेड साइड। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आ जाएगा, तो ये जो बॉन्डेड साइट पे वैकेंसी थी, ये वैकेंसी इधर चली जाएगी। एम्प्टी सीट थी एक इलेक्ट्रॉन की, वो वहां चली जाएगी। क्या लगता है किनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा आने वाली है? वॉइड्स में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करेंगे, या बॉन्डेड साइट वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करेंगे? वॉइड वाले। वॉइड वाले। उनका मूव करना आसान है ना? हाँ सर। तो यानी कि ये दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है, एंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर बिहेवियर वी call the flow of electrons from one bonded site to the other bonded site as the flow of empty seats from one side to the other, and this is visualized by the flow of a hypothetical positively charged object जो कि पहले यहां था और फिर यहां से जंप करके राइट में चला गया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक हाइपोथेटिकल, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एम्प्टी सीट है जो कि शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज की एम्प्टी सीट है जो कि शिफ्ट हो रही है यहाँ से टुवर्ड्स राइट। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये यहाँ पे अगर आपने डायग्राम में अपने ये करेक्शंस करनी है तो कर लो, मैं स्क्रीन को क्लियर करने वाला हूँ।
सर क्या आप फिर से ब्लू लाइन वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं? अभी बात करते हैं उसके बारे में, आप ये डायग्राम बना लो, मैं क्लियर करके दोबारा से लिखने वाला हूँ इन सब के बारे में। कर दो क्लियर? एक मिनट। हो गया सर। तो in case of semiconductors, so there are two kind of charge carriers. पहला, free electrons in the interstitial voids. These are called conduction electrons. These are called conduction electrons, और इनकी नंबर डेंसिटी Ni से रिप्रेजेंट की जाती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा इसके अंदर होता है दी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स which can jump, the bonded electrons which can jump from one bonded site to a neighboring empty seat अवेलेबल। तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो अपनी नेबरहुड में एक एम्प्टी सीट अवेलेबल है वहां जंप कर सकता है। ये एम्प्टी सीट कहां से आई? तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, तो व्हेन ए बॉन्ड ब्रेक्स, when a bond breaks, an electron jumps from the bonded site to interstitial void. So the result is a free electron in the interstitial void and an empty seat at the site of bond. अब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करते हैं अपनी नेबरिंग एम्प्टी सीट पे, तो उससे क्या हो रहा है? एम्प्टी सीट का ट्रांसफर हो जा रहा है। अगर राइट से लेफ्ट में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया एक बॉन्डेड साइड से एम्प्टी सीट पे, सो दैट इज एज गुड एज द ट्रांसफर ऑफ द एम्प्टी सीट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट? सो द मोशन ऑफ द सेकेंड काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड काइंड कौन से? वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, is visualized as the motion of
empty seats, and these empty seats are called holes. So in case of semiconductors, the charge carriers are electrons and holes. The charge carriers are treated as electrons and holes. In case of conductors, the charge carriers are only electrons. In case of semiconductors, the charge carriers are electrons as well as holes. तो होल्स बेसिकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो Ne रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और NH रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स. लेट अस नॉट कॉल देम फ्री होल्स, होल्स. और बेसिकली ये उन एम्प्टी शीट्स का रिप्रेजेंटेटिव है. इन केस ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर, हाँ जी सर, तो होल्स एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? होल्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अगर राइट हाइपोथेटिकल से पॉजिटिव? लेफ्ट में आया, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अगर राइट से लेफ्ट में आया तो इट इज इक्वल टू कि एक होल लेफ्ट से राइट में चला गया. ओके, सो होल वो हाइपोथेटिकल पॉजिटिव पार्टिकल है ना? यस 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 यस. और एक प्योर सेमीकंडक्टर में Ne और NH बराबर होंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स इंटरस्टिशियल वर्ड में जंप किए होंगे वो सब किसी बॉन्डेड साइट को छोड़कर ही आए होंगे. और जो करंट हमारा आने वाला है वो आने वाला है Ne इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस NH the number density of holes into charge plus E into A into VH. VE क्या चीज है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मतलब इंटरस्टिशियल वर्ड में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स. और VH इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द होल्स. और होल्स मतलब वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में मूव करते हैं, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होगा ये. And of course, VH is going to be much less than VE. अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी इज I by A and it is equal to Ne VE plus NH VH times E. और we know that J is sigma E. सो अगर मैं सिग्मा की बात करूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, तो इट इज जे बाई ई. तो जे बाई ई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास Ne VE बाई ई प्लस NH VH बाई ई टाइम्स E. और यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास Ne म्यू E प्लस NH mu H times E, where mu is mobility of a charge carrier. मोबिलिटी मतलब कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एक्वायर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, इसकी रेशियो. तो मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन्ड बाय दैट चार्ज कैरियर डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू मेक दैट चार्ज कैरियर मूव. कैन यू स्क्रॉल अप? और ऊपर कहाँ से? यहाँ से. हाँ सर.
सर नीचे कर सकते हो? सर और थोड़ा नहीं। हो गया सर। ठीक है जी। तो ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, ये एक बेसिक सी बात हो गई। तो ये थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन हो गई। थोड़ी सी और थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन अपने को मेमोराइज करनी है। स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ मैं। तो अभी अभी मैंने एक लास्ट स्टेटमेंट दी, इन केस ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ ए प्योर सेमीकंडक्टर Ne और NH दोनों इक्वल होते हैं, और सेमीकंडक्टर इन अ प्योर फॉर्म इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर इन अ प्योर फॉर्म इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर हम सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी ऐड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। केमिस्ट्री में डोपिंग पढ़ी है आपने? हाँ जी। यस सर। क्या होता है डोपिंग? कभी एथलीट्स का डोप टेस्ट सुना है आपने? हाँ सर। क्या होता है एथलीट्स का डोप टेस्ट? क्या होता है उसमें? मतलब फेल हो जाता है ना, कई बार कहते हैं वो डोप टेस्ट फेल हो गया, उसको बार कर दिया, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता रेस में। तो वो ड्रग्स टेस्ट करते हैं। हाँ, क्या होता है मतलब ऐसी क्या ड्रग्स लेते हैं, उससे क्या होता है बॉडी में जो मतलब वो अलाउड नहीं है? तो वो उनके फंक्शन इंक्रीज करता है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी प्रोवाइड करता है, उनकी एबिलिटीज को, फिजिकल एबिलिटीज को एनहेंस कर देती हैं ड्रग्स, है ना? हाँ सर। ऐश्वर्या की आवाज ही नहीं आ रही आज। अभी भी नहीं आई। यू आर ट्राइंग टू स्पीक बट आई एम नॉट गेटिंग योर साउंड। यस सर, यस सर। हाँ, मतलब तुम हल्का सा हाथ रखते हो, उसके बाद बंद कर देते हो, फिर ये ऐसे बोलते हो, लगता है ना। चलो एनीवेज, तो एक्सटिंक्टिंग सेमीकंडक्टर्स बेसिकली व्हेन वी ऐड impurities to a semiconductor, extrinsic semiconductors are formed. The process of adding impurity is called doping. The process of adding impurity is called doping. तो वाई डोपिंग? क्योंकि डोपिंग से उनकी
एबिलिटीज एनहेंस हो जाती हैं। तो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में देख रहे थे कि Ne और NH हमारे इक्वल होते हैं, लेकिन अगर हम इम्प्योरिटीज ऐड कर दें तो वी कैन इंक्रीज Ne और वी कैन इंक्रीज NH। तो हम एक तरीके की कंडक्टिविटी की एबिलिटी को एनहेंस कर देते हैं बाय एडिंग द इम्प्योरिटी। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं बाय एडिंग द इम्प्योरिटी, तो उसको हम बोलते हैं कि हमने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट कर लिया। और अगर हम होल्स की अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं तो हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट कर लिया। और जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो टेट्रावेलेंट सॉलिड होते हैं। अगर इन टेट्रावेलेंट सॉलिड्स के अंदर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लाइक फॉस्फोरस ऐड कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाने वाली है और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनने वाला है। और अगर हम एक टेट्रावेलेंट सॉलिड के अंदर एक ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी लाइक बोरोन और एल्यूमिनियम ऐड कर दें तो उससे हमारा जो NH है वो एनहेंस हो जाने वाला है और उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ब्रॉडली उनको बोलते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज ऐड कर दी गई हो। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के हमारे होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाती है उसके अंदर, और इसके अंदर एक ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का एग्जांपल है, मुझे एक ही याद है, फास्फोरस, शायद गैलियम भी होता है, आर्सेनिक। आर्सेनिक पेंटावेलेंट होता है क्या? यस सर। हाँ सर। फास्फोरस या आर्सेनिक, सिंबल ठीक है, P और AS। और बोरोन या एल्यूमिनियम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाती है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और अगर हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स ज़्यादा हो जाती है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। होता क्या है ये समझते हैं। तो जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो मैं वो वापस ओरिजिनल वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो हमारा सिलिकॉन का बॉन्डेड वाला स्ट्रक्चर था ऐसा, जिसमें एक सिलिकॉन ने अपने नेबरहुड में 4 सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग की हुई थी। तो अगर मैंने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो एक सिलिकॉन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह हमारे स्ट्रक्चर में फास्फोरस आ गया। अब फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेते हैं नेबरहुड वाले सिलिकॉन्स के साथ, और एक 5वां इलेक्ट्रॉन बच जाता है फास्फोरस का, जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। आप ध्यान से समझिए इस बात को। ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा एनर्जी रखता है, कंपैरेटिवली फ्री है, लेकिन ये इंटरस्टिशियल वॉइड में नहीं है, इसलिए इसकी एनर्जी उनसे कम है। तो जितनी हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उतने एक इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सरप्लस जनरेट हो जाते हैं सिस्टम में, जो कि एक अपना अलग एनर्जी लेवल रखते हैं। और ये एनर्जी लेवल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए और इंटरस्टिशियल वॉइड वाले यानी कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल से कम होना चाहिए। और ये 5th इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है और ये बहुत आसानी से जंप कर सकता है इंटरस्टिशियल वॉइड में। तो इसको हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं पिक्चर को कि ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, और quite close to conduction band, not in the middle, on the upper side, quite close to the conduction band, एक
उन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल बन जाता है। वी कॉल दिस एज डोनर एनर्जी लेवल। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत ही आसानी से यहाँ से जंप करके इंटरस्टिशियल वर्ड में जा सकते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द डोनर एनर्जी लेवल are easily able to jump to the conduction band, contributing to the increase in Ne, but that this does not create empty seats for the motion of the other kind of electrons. तो इससे होल्स जनरेट नहीं हो रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, तो इसलिए Ne आपका NH से ज्यादा हो जाता है। सर सर एक फास्फोरस एटम एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है ना बिल्कुल बिल्कुल इंटरस्टिशियल वर्ड में, तो बिल्कुल। इससे Na और NH में मतलब डिफरेंस होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा ना डिफरेंस? उसका बहुत ज्यादा का एक और रीजन है, अभी आएगा सामने। अच्छा तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जितनी नंबर डेंसिटी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की उतना एन ज्यादा आएगा, ये तो पक्की बात है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोनेट्स its electron and gets converted into a positively charged donor ion। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अपना फिफ्थ इलेक्ट्रॉन लूज करती है और खुद एक पॉजिटिवली चार्ज्ड डोनर आयन में कन्वर्ट हो जाती है। डोनर एनर्जी लेवल की फॉर्मेशन होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के क्वाइट क्लोज होता है, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस number density of electrons in the conduction band is equal to the number density of holes plus the number density of donor ions। जो नई हमारी Ne की वैल्यू आएगी वो NH प्लस ND होगी। NH के इक्वल क्यों है? क्योंकि इतने अगर होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतने इलेक्ट्रॉन्स इंटरस्टिशियल वर्ड में होंगे, और जितने डोनर आयंस एग्जिस्ट करते हैं उतने कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी इंटरस्टिशियल वर्ड में होंगे। तो टोटल नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be equal to number density of holes plus the number density of donor ions, and this also states that the net charge of the system is zero। क्योंकि हमने अपनी तरफ से चार्ज नहीं दिया, NeNH से ज्यादा जरूर हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर बन गया है। नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज स्टिल जीरो। तो ये जो स्टेटमेंट है मेरी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। This statement is called law of electrical neutrality। नोट किया यहां तक? यस सर क्या आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? यहाँ पे नहीं सर। और ऊपर। सर इसमें जो हमने कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बनाया वो सिलिकॉन का ही था ना? हाँ बस सर। सिलिकॉन का ही था। ओके हाँ जी, नोट कर लिया ऊपर से कुछ क्या देखना था ऊपर? सर एक्सट्रिंसिक से आगे।
ठीक है, चलें आगे। यस तो इसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं पी टाइप में, और इसमें यही हो रहा है कि सिलिकॉन का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, इस सिलिकॉन के अंदर एक फिफ्थ एटम मेरा ऐड हो गया, और वो जो फिफ्थ एटम है इस पर वो ट्राइवेलेंट है। तो अगर वो ट्राइवेलेंट मेरा ऐड हो गया यहाँ पर, तो इट इज़ नॉट फॉस्फोरस नाउ, तो इट इज़ एक्चुअली नाउ सपोज एल्यूमिनियम। तो ये जो एल्यूमिनियम जब मैं ऐड करूंगा, तो एल्यूमिनियम के ऐड करने से, एल्यूमिनियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेंगे, और एक जगह पे बॉन्ड की कमी रह जाएगी। So the addition of aluminium is going to create additional positive seats. ये वाली जो पॉजिटिव सीट है, इसकी एनर्जी उन पॉजिटिव सीट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है जो सिलिकॉन सिलिकॉन की इक्विवेलेंट बॉन्डिंग से बनी थी। मतलब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर इंटरस्टिशियल वर्ड में जाता है, तो ये वाली पॉजिटिव सीट जो मैंने ऑरेंज बनाई है, और ये वाली पॉजिटिव सीट जो मैंने व्हाइट से बनाई है एल्यूमिनियम के ऐड करने से, इनका एनर्जी लेवल स्लाइटली डिफरेंट है। ये पॉजिटिव सीट जो है इनको हम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। और व्हाट हैपेंस इज, अगर इसके नेबरहुड का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाता है, तो यहाँ जो पॉजिटिव सीट क्रिएट होती है वो प्रॉपर हमारी जो साधारण होल्स वाली पॉजिटिव सीट थी वैसी ही क्रिएट हो जाती है। तो इसमें हम ऐसा दिखाते हैं कि एक एडिशनल एनर्जी लेवल बन गया वैलेंस बैंड के क्वाइट क्लोज, जो कि इस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। और जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, सो दिस विल लीड टू द जनरेशन ऑफ होल्स विदाउट एनी एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टू द इंटरस्टिशियल वॉइड। तो NH आपका डोमिनेट करना शुरू कर देता है Ne को इस केस में। But again, total number density of holes will be equal to the total electrons in the interstitial void plus the total number of acceptor ions. ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम ने अपने नेबरहुड में से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, और ये खुद एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एक्सेप्टर आयन बन गया। ये वाली बात यहां पर मुझे लिखनी है, दी trivalent impurity accepts electron from the valence band and gets converted into a negatively charged acceptor ion। तो ये हमारी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बन गई एक्सेप्टर आयंस। एंड नाउ द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी स्टेट्स दैट NH will be equal to Ne plus Na। यहाँ पे मुझे ये वाली एक्सेप्टेंस ऐसे नहीं दिखानी चाहिए, ये वाला तो वही इलेक्ट्रॉन जैसी एल्यूमिनियम की साइट वाला ही है, और इसके आगे इधर से कोई ऐसे जंप करे, ऐसा कुछ होना चाहिए। बिकॉज आई वांटेड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि एल्यूमिनियम की विसिनिटी में जो बॉन्डेड साइट पे वैकेंसीज हैं वो डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन सिलिकॉन की बॉन्ड पे जो एम्प्टी साइट्स हैं। तो जो सिलिकॉन सिलिकॉन की बॉन्ड पे एम्प्टी साइट्स हैं वो हमारे साधारण वाले होल्स हैं, और जो एल्यूमिनियम की साइट पे वैकेंसीज हैं उनको हम साधारण होल से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर एनर्जी लेवल, दैट इज द एक्सेप्टर energy level. Sir, I still haven't gotten it 100%. Where is the acceptor
I mean, where's the electron in the acceptor bond coming from? It's coming from interstitial void, or No, it's coming from... electron is not coming from interstitial void to the acceptor energy level. Electrons are coming from the other bonded sides. क्योंकि इनकी एनर्जीज वैलेंस बैंड के क्वाइट क्लोज होती हैं, तो फॉर दोज इलेक्ट्रॉन्स इट इज वेरी इजी टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू दीज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसा नहीं है कि इंटरस्टिशियल वॉइड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जंप नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. तो डोंट थिंक इन दैट वे कि यार कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन भी तो इसको जंप करके यहाँ आ सकता है और उससे हमारा एनई कम हो सकता है. तो उस चीज के बारे में भी मैं बात करता हूँ आपसे. तो शायद आपको लग रहा है कि वो फिनोमिनन नहीं हो रहा है क्या, तो जरा उसके बारे में भी समझते हैं. जो मैंने बिगिनिंग में बताया था कि जैसे 0 केल्विन पे ऑल बॉन्ड्स आर इंटैक्ट और कोई इलेक्ट्रॉन या होल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं नॉर्मल सेमीकंडक्टर का, तो बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्साइटेशन, बिकॉज ऑफ thermal excitation, obviously electron hole pairs are generated. Electron hole pairs are generated. अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात. तो 0 केल्विन पे कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं था. जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, और किसी भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, किसी भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे देयर विल बी a state of dynamic equilibrium. There will be a state of dynamic equilibrium. When I say dynamic equilibrium का मतलब है कि एक बार आपने टेम्परेचर फ्रीज कर लिया तो NE की वैल्यू और NH की वैल्यू फ्रीज हो गई कि इतनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स की प्रोडक्शन बंद हो गई. डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो एक स्टेज आ जाती है जिसपे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of backward reaction. That is, rate of production of electron hole pair is also a continuous process, and rate of recombination, so recombination is also a continuous process. So recombination as well as generation are continuous processes. जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ जनरेशन इंक्रीज कर जाता है, उससे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, बट एट द सेम टाइम रिकॉम्बिनेशन भी इंक्रीज करना शुरू कर देता है, और थोड़ी देर में एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं और एक नया इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ जाती है. केमिस्ट्री में आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में बिल्कुल पढ़ा होगा कि अगर आप एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है ना. तो हर इक्विलिब्रियम पे आपका एक कंसंट्रेशन देखने को मिलती है कि इतने रिएक्टेंट्स बचे रहेंगे और इतने प्रोडक्ट्स बचे रहेंगे. अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो एक नई कंसंट्रेशन आ जाएगी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की. या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया होगा तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो गई होगी, प्रोडक्ट्स की ज्यादा हो गई होगी, या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया होगा तो रिएक्टेंट्स ज्यादा हो गए होंगे. तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हो गए हमारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और प्रोडक्ट्स हो गए इलेक्ट्रॉन होल पेयर. तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की कम हो जाती है. मतलब more number of electrons have now jumped from the valence band to the conduction band. But obviously एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें एक खास कंसंट्रेशन देखने को मिलने वाली है
और जो मेरा रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, जो मेरा रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, और इट इज R इज इक्वल टू R नॉट NE इंटू NH। तो जो मेरा रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है वो फर्स्ट पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन एंड फर्स्ट पावर ऑफ द होल्स कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे फिक्स रहता है। तो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे ये रेट फिक्स रहता है। इसका मतलब Ne और NH का प्रोडक्ट, Ne और NH का प्रोडक्ट एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है। जब आप इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो अगर आप एक चीज को बूस्ट कर देते हैं तो दूसरी और डाउन हो जाती है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट का रेट कांस्टेंट रहने वाला है। तो जब तुम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हो तो एडिशनल होल्स क्रिएट कर जाते हो, तो वो NH को रिड्यूस भी कर देता है, क्योंकि रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन में वो चीज एडजस्ट हो जाती है। और अगर आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल देते हैं तो आप होल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे। तो एक तो इम्प्योरिटी ऐड करने से होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई, दूसरा Ne और NH का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, इससे भी होल्स की कंसंट्रेशन चेंज कर जाती है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। मैं इसकी डिटेल्स नहीं बता सकता कि इसके आगे ये क्या होता है, कैसे होता है, बट ये दो रिजल्ट्स हैं जो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। एक Ne और NH का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, दूसरा Ne टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इंटरस्टिशियल वॉइड प्लस टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस मस्ट बी इक्वल टू NH प्लस दी टोटल नंबर ऑफ डोनर आयंस। इन जनरल मैं ऐसी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ जिसमें मैंने दोनों तरीके की इम्प्योरिटीज ऐड कर दी। तो एक इक्वेशन ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दूसरी इक्वेशन ये कि Ne और NH का प्रोडक्ट बिफोर द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एंड आफ्टर द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी सेम आने वाला है। तो ये ब्रॉडर पिक्चर है आपके सामने, एक बार देख लें इसको, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कम एंड आस्क।
हाँ जी, फिनिश, चलें आगे। यस सर। स्क्रीन क्लियर कर दूं? यस सर। तो सपोज मेरे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर T पे है। तो किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर T पे उसमें एक Ne की वैल्यू होगी और एक NH की वैल्यू होगी और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं इसको हम Ni लिख देते हैं और इसको बोल देते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। ये ध्यान रखें, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हैं। ये केवल ये बता रही है कि अगर एक हमारे पास सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब जिसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है, तो उसमें और Ne और NH की वैल्यूज कितनी कितनी वो दोनों आपस में इक्वल हो, वो दोनों वैल्यूज बता रही है। ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स नहीं बता रही है। और Ne और NH का प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे अभी तो वो Ni स्क्वायर के बराबर आने वाला है। अब हमने इसके अंदर इम्प्योरिटीज की एडिशन कर दी। अगर मैंने इसमें इम्प्योरिटीज की एडिशन कर दी और सपोज इतने मैंने डोनर एटम्स डाल दिए और इतने मैंने एक्सेप्टर एटम्स डाल दिए, तो जितने डोनर एटम्स में डाल दूंगा उतने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो Ne की नई वैल्यू पुरानी जो भी वैल्यू थी उसमें कुछ ऐड अप करके आ जाएगी। तो Ne विल चेंज और NH will also change, but as long as the temperature stays the same, तो Ne प्राइम और NH प्राइम का प्रोडक्ट पुराने वाले Ne और NH के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा, यानी पुराने वाले Ni के स्क्वायर के बराबर रहेगा। तो अब Ne और NH अगर आपको कैलकुलेट करने की नए कितने हो गए, आपको ये दे रखे थे, ये दोनों नोन थे, इसका मतलब आपको ये वाली वैल्यू नोन थी। अब आपको ये बोल दिया गया कि मैंने इतने डोनर एटम पर यूनिट वॉल्यूम डाल दिए, इतने एक्सेप्टर एटम पर यूनिट वॉल्यूम डाल दिए। सो वन ऑफ द रिलेशनशिप विल बी न्यू वैल्यूज ऑफ Ne and NH, देयर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू Ni स्क्वायर्ड व्हिच स्टेज द सेम, और Ne प्राइम प्लस Nd नहीं, Ne प्राइम प्लस दी टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स इंटरस्टिशियल वॉइड में है और जितने एक्सेप्टर एटम्स हैं, और टोटल पॉजिटिव चार्ज सिस्टम में कितना होगा, तो जितने होल्स हैं प्लस जितने डोनर एटम्स हैं। ये मेरा लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और Ne प्राइम इंटू NH प्राइम इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, ये मेरा लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इन दोनों रिलेशनशिप्स को यूज करके आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि नई वैल्यू Ne और NH की कितनी आएगी अगर आपको पुरानी वैल्यूज गिवन है तो। कुछ पूछना इसमें किसी को? नोट कर लिया? ठीक है जी, तो ये एक एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन मैंने आपकी कंप्लीट की है और इसमें मैंने आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, डोनर एटम्स, एक्सेप्टर एटम्स, एनर्जी लेवल्स। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से गो थ्रू कर लें। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा उसके अंदर मैं आपको पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पीएन जंक्शन। और वहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर
ये पीएन जंक्शन डिवाइसेस कैसे यूज होते हैं और क्या काम आते हैं। तो यहाँ तक की थ्योरी सारी आप रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, सो दैट वी कैन स्टार्ट फ्रेश एंड वी कैन अंडरस्टैंड द पीएन जंक्शन। तो आज का सेशन क्लोज करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करके रखें। ठीक है जी, यस सर। थैंक यू सर। चलिए थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय Thank बाय। you, sir.